हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेक्रेड गुरुकुल। सबसे पहले तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन बटन को दबा लेना, जिससे कि जितने आने वाले नोटिफिकेशन होंगे सारे के सारे आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा ब्रिक्स है। ठीक है, तो ब्रिक्स में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर कर लिया है। तो सबसे पहले हमने कवर किया था सेमेंट टॉपिक। तो सेमेंट टॉपिक पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में सेमेंट कवर किया, राइट। उसके बाद पार्ट 4 एंड पार्ट 5 में हमने लाइन का टॉपिक कवर किया। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, थियोरिटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, जो स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशंस में, जो स्टेट एईएन में आते हैं, या फिर एसएससी यानी कि जेई की बात कर लो, एसएससी जेई बात कर लो, या फिर स्टेट जेई की बात कर लो, जहां पे आते हैं उस तरीके के सारे क्वेश्चंस हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। टोटल 5 पार्ट में अभी तक 5 कवर हुआ। और नेक्स्ट पार्ट जो है वो 6th पार्ट है, जो आज हम ब्रिक्स कवर करेंगे। ब्रिक्स हो सकता है तो 2 पार्ट लगे या 3 पार्ट लगे, जितना भी लगेगा उसमें हम कवर करेंगे। तो ब्रिक्स कवर करने से पहले, जैसे टॉपिक कवर करने से पहले मैं कुछ चीजें पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, उसी तरीके से ब्रिक्स का जो है आज हम कुछ पार्ट्स कवर कर लेंगे क्या क्या है। तो अगर हम बात करते हैं ब्रिक्स का, तो ब्रिक्स का इंपॉर्टेंट क्या है, ब्रिक्स का कॉम्पोजिशन क्या होता है, ब्रिक्स की टेस्टिंग क्या होती है, क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं ब्रिक्स के लिए, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, कौन कौन से मेथड है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मैन्युफैक्चरिंग के बाद हम बॉन्ड पे आएंगे कि ब्रिक्स का जो बॉन्ड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। मतलब एक एक करके 1 बाय 1 इन सारे टॉपिकों पे, जितने भी टॉपिक है ना, उन सब पे हम न्यूमेरिकल देखेंगे इंपॉर्टेंट। साथ साथ हर न्यूमेरिकल को जैसे हम कवर करते हैं तो उसी न्यूमेरिकल के टाइम पे जो 4 ऑप्शंस होते हैं तो हम कवर कर लेते हैं। अगर इंपॉर्टेंट होता है तो, नहीं इंपॉर्टेंट होता तो कोई मतलब नहीं बनता है, राइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ब्रिक के कॉम्पोजिशन का, तो ब्रिक के कॉम्पोजिशन में सबसे मेजर कंपोनेंट जो होते हैं वो होता है लाइम और सिलिका। क्या होता है? लाइम नहीं, लाइम सिलिका ये सीमेंट का होता है। एल्यूमिना और सिलिका, लाइम नहीं होता, एल्यूमिना और सिलिका। ऐसा नहीं कि लाइम नहीं होता, लाइम भी होता है, बट मेजर कंपोनेंट में नहीं होता। मेजर कंपोनेंट की बात करें तो एल्यूमिना और सिलिका होता है। उसके बाद हम लाइम माइनर कंपोनेंट में आ जाते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन आ जाता है, मैग्नीशिया आ जाता है। ये सारे कॉम्पोजिशंस हैं इनके। लेकिन इन कॉम्पोजिशन में अगर आपसे पूछा जाए कि मेजर कंपाउंड कौन से हैं, तो एल्यूमिना और सिलिका ये मेजर कंपाउंड है। ठीक है, इसके बाद माइनर की बात करें। अब इफेक्ट की बात करती कि कौन से इफेक्ट किस पे होता है। जैसे कि मान के चलते कि अगर लाइम कंटेंट बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल्यूमिना कंटेंट बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिलिका बढ़ेगा तो क्या होगा, घटेगा तो क्या होगा, राइट। आयरन ऑफ ऑक्साइड से अगर हम बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, कब कब इफेक्ट पड़ता है, तो वो सारी चीजें। तो हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स में आपको लाइम भी है, आयरन भी है, अल्कलीज भी है। अल्कलीज के बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका स्टोन्स जो छोटे छोटे होते हैं, स्टोन्स एंड पेबल्स की बात करते हैं। फिर जो सॉइल होता है उसमें वेजिटेशन मैटर होते हैं, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मैटर दोनों की बात हो, मतलब किसी भी एडिशनल अगर एक्सटर्नल मैटर है उसमें तो वो हार्मफुल है, ब्रिक्स के लिए हार्मफुल है। जब उसको हम लोग गर्म करते हैं, जब उसको ब्रिक्स को मैन्युफैक्चर करते हैं ना बर्निंग के थ्रू, तो वो बात की बात है, आगे की बात है, उसको डिस्कस करेंगे। तो उसमें क्या क्या इम्पैक्ट होता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब बात करते हैं कि हम अगर ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहले हमारा क्ले का प्रिपरेशन होता है। क्या होता है? क्ले का प्रिपरेशन। क्ले के प्रिपरेशन के बाद हम उसको मोल्ड करते हैं, मोल्ड करने के बाद हम उसको ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद उसको बर्न करते हैं। मतलब प्रिपरेशन ऑफ क्ले हो गया, मोल्डिंग हो गया, ड्राइंग हो गया और उसके बाद बर्निंग हो गया, राइट। अब जो प्रिपरेशन ऑफ क्ले है ना, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो उसमें क्या क्या है प्रिपरेशन ऑफ क्ले में? अनसॉइलिंग, अनसॉइलिंग के बाद आपका डिगिंग होता है, क्लीनिंग होता है, वेदरिंग होता है, ब्लेंडिंग होता है और टेम्परिंग होता है। ये इतने 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो ऑब्जेक्टिव में कवर होता है, जो ऑब्जेक्टिव में कवर होता है। समझ में आया बात? इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इन सब चीजों पे सवाल आते हैं तो
आपको ये जानना जरूरी है कि कैसे क्या। देखो ब्रिक्स की जब क्लास हुई है आपकी, तो उस ब्रिक्स की क्लास में ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन किया, लेकिन दोबारा से एक्सप्लेन करने का जो मेन मोटो है ना, कि आपको ये पता चल सके कि कैसे क्या करते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग की बात करोगे तो दो तरीके के प्रोसेस होते हैं, एक होता है क्लैंप, दूसरा होता है क्लिंस। तो क्लैंप क्या होता है, क्लिंस क्या होता है, क्लिंस कितने तरीके के होते हैं, एक ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्लिंस कितने तरीके के होते हैं और उसका क्या क्लीन मतलब कहां पे कौन सा क्लींस यूज करते हैं, राइट। और क्लैंप्स कहां पे हम यूज करते हैं, ये भी एक मतलब तरीका है जो जानना है आपको, और इसके ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो एंड इसके बाद क्लैंप और क्लीन के बाद आपको क्लैंप्स जो होते हैं, क्लिंस की बात करते हैं। क्लिंस होता है बुल ट्रेंच क्लिंस, फिर हॉफमैन ट्रेंच और टनल क्लिंस। तो ये तीन तरीके होते हैं, कौन सा वाला इंपॉर्टेंट है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। एंड ऑब्जेक्टिव किस क्वेश्चन से सबसे आता है वो भी चीजें हम आपको एक एक करके कवर कर लेंगे। इसके बाद एक पैरामीटर आता है, दैट इज द टेस्टिंग ऑफ ब्रिक। टेस्टिंग ऑफ ब्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन आता है टेस्टिंग ऑफ ब्रिक से। क्लैंप और क्लीन से तो कम क्वेश्चन आते हैं, बहुत एक दो आते हैं, लेकिन टेस्टिंग ऑफ ब्रिक से बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आपको पूरा का पूरा टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स का ध्यान रखना है कि टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स आपका क्या कहलाता है, कैसे होता है। इसके बाद आता है ब्रिक मैशनरी। तो ब्रिक मैशनरी में स्ट्रेचर बॉन्ड की बात करके, स्ट्रेचर क्या होता है, हेडर क्या होता है, क्लोजर क्या होता है, किंग क्लोजर क्या होता है, बैट क्या होता है, क्वीन क्लोजर क्या, मतलब हर तरीके का जो मैशनरी की बात करें ना, उसके बाद फिर बॉन्ड आ जाता है कि ब्रिक मैशनरी बॉन्ड की हेडर बॉन्ड कौन सा है, स्ट्रेचर बॉन्ड कौन सा है, इंग्लिश बॉन्ड कौन सा है, फ्लेमिश बॉन्ड कौन सा है। तो इन सबका जो इम्पॉर्टेंट है ना, वो आपके ऑब्जेक्टिव में है, तो उसी हिसाब से हम इन चीजों को कवर करेंगे, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि कौन कौन से क्वेश्चंस पॉसिबल हैं आने के लिए, राइट। उसमें कुछ बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर होंगे, तो जिससे कि आपको आइडिया भी लगता जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके के पूछा जाता है। तो एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने आपको ब्रिक चैप्टर के बारे में कि क्या क्या हम कवर करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो उसी हिसाब से हम चीज़ों को स्टडी करते हैं और एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम कि हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या कहला रहा है, क्वेश्चंस के थ्रू स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड चेक कर लेता हूं मैं। द फर्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर से शुरू कर रहे हैं हम। 1 से लेके 85 तक जो है वो आपका ऑलरेडी कवर है सीमेंट और लाइम, सीमेंट और लाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो विच मटेरियल इज नॉट द मेन कंपोनेंट ऑफ गुड ब्रिक अर्थ। अभी मैंने आपको बताया था कि कौन सा मटेरियल हमारा इंपॉर्टेंट ब्रिक अर्थ के लिए है और कौन सा नहीं, इसमें नहीं पूछा है। सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, क्या कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम है। मेन की बात कर रहा है, मेन। बताइए जल्दी से, कोई आइडिया किसी को, एनीवन? देखो सबसे पहले क्या बताया था, एल्यूमिना और सिलिका, आयरन ऑक्साइड और लाइम, तो ये सारे के सारे तो अवेलेबल है, लेकिन मेन कह रहा है कि मेन कंपोनेंट कौन सा है। प्लीज आंसर। जल्दी से बता दीजिए, कोई भी आंसर कोई भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं है यार। चलो देखो, लाइम, ठीक है, मान लेते हैं लाइम है, आपने बोल दिया तो हमने मान लिया लाइम है। देखो अब यहां पे देखो, इसकी परसेंटेज जो होती है सिलिका की, सिलिका का परसेंटेज कितना होता है, 50 से 60%, ठीक है। एल्यूमिना का जो परसेंटेज होता है वो होता है 20 से 30%, ठीक है। आयरन ऑक्साइड का जो परसेंटेज होता है वो 5 से 6%, लाइम का जो परसेंटेज होता है वो 4 से 5%,
तो कहने का मतलब है कि आपको अब यहाँ पे जो क्लियर बताता हूँ कि ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, ये तो मेजर कंपोनेंट्स हो गए, सिलिका, एल्यूमिना। अब ये दो ऑप्शन दिया, आयरन ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइम। तो बेस्ट सुटेबल आंसर के लिए आपको कोई ना कोई एक ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आप छोड़ के तो आ नहीं सकते हो कि भाई ये तो दोनों बी, सी और डी है। आपके पास ऑप्शन एक ही रहता है, एक ही टिक करना है। तो सी करोगे या डी करोगे, तो आप यहाँ पे डी टिक करोगे, राइट। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द, अगर इसका एक्सप्लेनेशन और डिटेल चाहिए होगा, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चंस में अगर मान की बात करते हैं, तो डिटेल्स जो वीडियो है ना, वो जिसमें वीडियो बना हुआ ब्रिक्स का, वहां जाकर पढ़ लीजिए, वहां कंप्लीटली इन सब के बारे में डिटेल क्या हो, डिटेलिंग में समझाया हुआ कि लाइम का इफेक्ट क्या होता है, सिलिका का इफेक्ट क्या होता है, आयरन ऑफ ऑक्साइड का इफेक्ट क्या होता है, एल्यूमिना का इफेक्ट क्या होता है, क्या ज़रूरी है आयरन ऑफ ऑक्साइड उसमें रहना, क्या ज़रूरी है लाइम रहना, कितना परसेंटेज तक जरूरी है, वो सारी चीज़ें डिस्कशन में है, ठीक है। व्हाट इज द आइडियल वाटर एब्जॉर्प्शन रेट फॉर ए हाई क्वालिटी ब्रिक। हाई क्वालिटी ब्रिक के लिए जो आइडियल वाटर एब्जॉर्प्शन रेट कितना होना चाहिए बताइए। लेस देन 10%, 10 to 20%, 25 to 20 मोर देन 25%। देखो ये तीनों का तीनों ऑप्शन गलत है, ये तीनों का तीनों ऑप्शन ना करेक्ट आंसर लीजिए। जब हम टेस्टिंग ऑफ ब्रिक पढ़ते हैं, जब हम टेस्टिंग ऑफ ब्रिक पढ़ते हैं, उस समय हमें ये पता होता है, इस साइड आ जाता हूँ, ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। जब टेस्टिंग ऑफ ब्रिक पढ़ते हैं, तो टेस्टिंग ऑफ ब्रिक के टाइम पे हम ये सारी चीज़, तो ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। कि क्लास 1 ब्रिक कौन सा आता है, क्लास 2 ब्रिक कौन सा आता है, उसके स्ट्रेंथ पे इंपॉर्टेंट है कि क्लास 1 ब्रिक का स्ट्रेंथ कैसे डिफाइन होता है, कितना होना चाहिए, क्लास 2 ब्रिक कितना होना चाहिए, क्लास, तो ये सारे के सारे चीजें डिफाइंड है। नेक्स्ट, व्हाट डज एक्सेस आयरन ऑक्साइड इन द ब्रिक, क्या होगा ज्यादा आयरन होने पे, कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज स्ट्रेंथ, डार्कर कलर रेड और ब्राउन, रिड्यूस वाटर एब्जॉर्प्शन और फास्टर ड्राइंग, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3। देखो जब आयरन ऑक्साइड ज्यादा होगा, जब आपका आयरन ऑक्साइड ज्यादा होगा, तो उसका जो कलर है ना वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो समझ में आया कि आयरन ऑक्साइड होना भी जरूरी है, लेकिन ज्यादा होना जरूरी नहीं है, ज्यादा होना जरूरी नहीं है। तो डार्कर इन कलर रेड एंड ब्राउन, राइट, दिस इज क्लियर, दिस इज द बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, what is the primary purpose of adding alumina to the brick earth? What are the primary purpose, क्या primary purpose है to adding the alumina brick earth, बताइए। to improve heat resistance, no, no, heat resistance को improve, to enhance water resistance, no, to increase plasticity for molding, yes, that's the correct answer, to increase plasticity for molding, ये सही आंसर है। to accelerate the burning process, no, तो आपका सी जो आंसर है वो सही है, ठीक है, प्लास्टिसिटी बढ़ाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट, हाउ आर ब्रिक्स ट्रेडिशनली क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ, हाउ आर ब्रिक्स ट्रेडिशनली क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ, क्या हो जाएगा, कलर के बेसिस पे नो, साइज के बेसिस पे नो, वाटर एब्जॉर्प्शन रेट के बेसिस पे नहीं, ट्रेडिशनली क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करते हैं हम लोग, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अभी तो आपको बोला था पिछले क्वेश्चन में कि जो हम स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं, क्लास 1 ब्रिक का स्ट्रेंथ क्या होता है, क्लास 1 ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन रेट क्या होते हैं, क्लास 2 का क्या होता है, इस तरीके से हम लोग क्लासिफाई करते हैं, डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट, which of the following is not a desirable property of good brick, not desirable property of a good brick, बताइए। हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, स्ट्रेंथ तो चाहिए ही चाहिए। स्मूथ एंड यूनिफॉर्म सरफेस, ये भी चाहिए होता है, ऐसे स्मूथ और यूनिफॉर्म सरफेस के बिना कैसे काम चलेगा, तो 1-2 हो गया। हाई थर्मल कंडक्टिविटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और लो वाटर एब्जॉर्प्शन रेट, कौन सा हो जाएगा। तो देखो यहां पे नॉट पूछा है, तो लो वाटर एब्जॉर्प्शन रेट ये भी सही है,
ये भी सही है और ये भी सही है, तो कौन सा बच गया? हाई थर्मल कंडक्टिविटी यानी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे क्या है? सही है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। सी क्या है? सही। नॉट पूछा है ना। देखो पेपर में दो चीज का ध्यान रखना हमेशा, एक नॉट वर्ड पे कभी कभी क्या होता है ना, जल्दी के चक्कर में आप टिक करके निकल लेते हो कि आज का आंसर तो यही सही है, लेकिन वहां पे गलती कर देते हो आप, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। नॉट हो गया, फॉल्स हो गया, ये सब भ्रमित करने के लिए ही होता है, और आप भ्रमित हो जाते हो और घर आकर देखते हो तो बाद में पता चलता है इसका आंसर में तो ये वाला सही था, ये तो मैंने गलत करके आ गया। तो इस चीज का ध्यान रखना है, थोड़ा पेशेंटली जो है ना क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, राइट। पढ़िए ध्यान से, टिक करिए, फास्ट भी करना है लेकिन ध्यान से चीजों को करना है। नेक्स्ट, व्हाट इज द बर्निंग प्रोसेस ऑफ ब्रिक्स कॉल्ड? मोल्डिंग, फायरिंग, क्योरिंग और ग्लेजिंग। बर्निंग प्रोसेस क्या हो जाएगा? मोल्डिंग होगा नहीं, क्योरिंग होगा नहीं, ग्लेजिंग होगा नहीं, आग लगाना ही तो कह रहे हैं, तो फायरिंग हो गया, इसमें कुछ बताने लायक था ही नहीं। व्हाट इज द मोटार यूज्ड बिटवीन ब्रिक्स प्राइमरी मेड ऑफ? व्हाट इज द मोटार यूज्ड बिटवीन ब्रिक्स प्राइमरी मेड ऑफ? क्ले, सीमेंट, सैंड, अ कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी। क्या हो जाएगा? तो हम लोग जो ब्रिक्स के लिए जो बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कि मान लिया कि यहाँ पे मोटार है, तो इन दोनों के बीच में क्या कौन सा यूज करते हैं मोटार? तो सीमेंट और सैंड का मोटार बेस्ट होता है। तो ए कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी, ठीक है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी। What is the main advantage of using cavity walls, double brick wall within a gap, with a gap between what? Increased structural strength, improved thermal insulation, enhance साउंड प्रूफिंग। यहाँ साउंड प्रूफिंग है, ये देख कॉमा मतलब स्पेस होना चाहिए था, यहाँ पे है नहीं, तो ये साउंड प्रूफिंग है, याद रखिएगा, साउंड प्रूफिंग। ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव बताइए। तो व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग कैविटी वॉल? कैविटी वॉल की अगर हम बात करें तो कैविटी वॉल के केस में स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करता है, थर्मल इंसुलेशन भी इंक्रीज करता है, एंड जो साउंड प्रूफ की बात करते हो तो साउंड प्रूफ को भी इन्हांस करता है। तो भाई ये तीनों ऑप्शन सही है यहाँ पे कैविटी वॉल के केस में, तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ ब्रिक? हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन में ये था कि कैसे ये मैन्युफैक्चर, क्या मतलब कैविटी वॉल क्या होता है, इसके और क्या क्या एडवांटेज है, सारी चीजें हमने लेक्चर में डिस्कस कर रखा। व्हाट आर द ब्रिक इज बेस्ट सूट फॉर एक्सटीरियर वॉल एक्सपोज टू द हार्श वेदर? कौन सा हो जाएगा बताइए, ए बी सी डी? देखो हार्श वेदर की बात करें तो कॉमन ब्रिक नहीं होगा, फेसिंग ब्रिक नहीं होगा, इंजीनियरिंग ब्रिक होगा। तो द करेक्ट आंसर इज इंजीनियरिंग ब्रिक, फायर ब्रिक भी नहीं होता। तो सी इज द करेक्ट आंसर। सी क्या है? इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई अ गुड क्वालिटी ब्रिक बाय साउंड? हाउ कैन यू आइडेंटिफाई अ गुड क्वालिटी ब्रिक बाय साउंड? एनीवन कैन आंसर? एनीवन का आंसर? जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन। और जो लोग बाद में वीडियो देखते हैं, यानी कि अपलोडेड वीडियो देख रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए कि क्या है इसका आंसर, ठीक है। आंसर मैं बता देता हूँ, ए बी सी डी, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहिए क्या है। देखो डल वेन स्ट्रक, थर्ड वेन स्ट्रक नहीं, डल साउंड नहीं डेवलप होता है। हाई पिच रिंग वेन स्ट्रक, ये कैसा ही है, खन खन का आवाज आता है जब दो ईटा टकराता है ना, तो खन खन का आवाज आता है। तो हाई पिच रिंग वेन स्ट्रक, इट शुड नॉट मेक मच नॉइस, करता है, गलत है। द साउंड डज नॉट मैटर, मैटर करता है, क्योंकि जो गुड क्वालिटी ब्रिक्स होता है ना, अच्छे क्वालिटी का ब्रिक होगा, जो क्लास 1 क्वालिटी का ब्रिक होता है, उसमें साउंड काफ़ी रिंगिंग साउंड होता है, उसको सुनोगे आप ना। लेकिन अगर क्वालिटी डल हो जाएगा तो उसमें रिंगिंग साउंड नहीं होता है, खन खन का आवाज़ नहीं आता। तो कल आप ब्रिक को ना देख के पहचान सकते हो कि इसकी क्वालिटी क्या है,
इसकी क्वालिटी, उसके कलर से, उसके शेप से, स्मूथनेस से, उसके साउंड से, इन सब चीज़ों को देख के ही बता सकते हो कि अच्छा क्वालिटी का ईटा है या नहीं है, एकदम क्लियर है। नेक्स्ट, which of the following is not a desirable property of good brick? Not a desirable property of good brick, बताइए। हाई क्रशिंग स्ट्रेंथ होना चाहिए, ठीक है। स्मूथ एंड यूनिफॉर्म टेक्सचर होना चाहिए, भी बताया मैंने। हाई वाटर एब्जॉर्प्शन, ये नहीं होना चाहिए, हाई वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए, यानी कि सी इसका जो आंसर है वो करेक्ट आंसर है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, bricks are classified into different classes based on their color, size, crushing strength। बताइए, कलर, साइज और क्रशिंग स्ट्रेंथ या ऑल ऑफ द एबव? देखो, अगर हम ब्रिक्स की क्लासिफिकेशन करते हैं ना, वो तो ट्रेडिशनल की बात किया था कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 होता है हमारा ट्रेडिशनल, लेकिन हम ब्रिक्स को क्लासीफाई करते हैं तो कलर के बेसिस पे भी करते हैं, साइज के बेसिस पे भी करते हैं और क्रशिंग स्ट्रेंथ के बेसिस पे भी करते हैं, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। पीछे भी एक देखा था ना ट्रेडिशनल में, जिसमें क्लास 1 एंड क्लास 2 इट्सेट्रा इज द करेक्ट आंसर, उस तरीके से यहाँ पे हमारा डी इज द करेक्ट आंसर। तीनों के बेसिस पे करते हैं, कलर भी होता है, साइज भी होता है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे भी करते हैं। डोंट वरी, एक और ऑप्शन होता है लेकिन है नहीं यहाँ पे, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। What is the minimum crushing strength required for the first class brick according to IS standard? आज पर द IS कोड मिनिमम क्या होना चाहिए? मिनिमम क्या होना चाहिए? 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। बताइए जल्दी से। देखो, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट क्लास, क्लास 1 यानी फर्स्ट क्लास ब्रिक है, क्लास 1 ब्रिक है, तो इट शुड बी 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इज द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। नेक्स्ट, ठीक है। इस तरीके से क्लास 2 ब्रिक का यानी सेकंड क्लास ब्रिक का भी आपको जानना है, क्लास 3 ब्रिक का भी जानना है, मतलब इंपॉर्टेंट है, दीज आर द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, ठीक है। अनबर्न्ट ब्रिक आर ऑल्सो नोन एज वॉट? अनबर्न्ट बर्न ब्रिक, जिसको जलाया नहीं गया उसको क्या बोलते हैं? फायर ब्रिक नहीं भाई। क्लैम्प्स तो बताया क्या होता है, क्लैम्प्स एंड क्लीन्स होते हैं। कुच्चा ब्रिक, यस, सी इज द करेक्ट आंसर। कच्चा ब्रिक, कच्चा ब्रिक बोलते हैं उसको, कच्चा ब्रिक हो गया वो, परफोरेटेड ब्रिक नहीं होता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, कच्चा ब्रिक। नेक्स्ट, which type of brick is commonly used for pavement and flooring? पेवमेंट और फ्लोरिंग की बात करता, पेवमेंट समझ में आ गया, रोड जो बोलते हैं हम लोग, तो उसके लिए, और फ्लोरिंग के लिए, तो उन दोनों में कौन सा ब्रिक का इस्तेमाल करते हैं? फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक और फेसिंग ब्रिक, क्या हो जाएगा? देखो, पेवमेंट के लिए स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसका होता है? फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए। लेस वाटर एब्जॉर्प्शन चाहिए, किसका होता है? फर्स्ट क्लास ब्रिक का। तो भाई फ्लोरिंग के लिए भी सेम कहानी है, पेमेंट और फ्लोरिंग पे भी तो स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होना, मतलब लोड लगेगा ना, कंप्रेसिव लोड, तो क्या लगेगा? पेमेंट ब्रिक और फ्लोरिंग के लिए, पेमेंट और फ्लोरिंग के लिए जो ब्रिक यूज करेंगे वो होगा हमारा फर्स्ट क्लास ब्रिक, ठीक है। What is the main component of clay suitable for brick manufacturing? Main component, सिलिका, एल्यूमिना, कैल्साइट और आयरन ऑक्साइड। आई थिंक सो ये पहले क्वेश्चन में भी बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड फर्स्ट या सेकंड जो भी था यही था। आयरन ऑक्साइड नहीं होगा, कैल्साइट नहीं होगा, एल्यूमिना और सिलिका बच गया। तो क्या एल्यूमिना कितना परसेंट था और सिलिका कितना था? बताइए, डू यू हैव एनी आइडिया? अब ये दोनों आपके सामने हैं, एल्यूमिना और सिलिका, तो आपको याद होगा कि मैंने जो क्वेश्चन में सबसे पहले परसेंटेज लिखवाए थे कि 50 to 60% कितना चाहिए, 20 to 30% कितना चाहिए, तो आप यहाँ से आंसर कर दो इसका। 102 का आप आंसर कमेंट सेक्शन में लिखोगे, क्योंकि क्वेश्चन मैंने बता रखा है, तो आप बता दो। नेक्स्ट, 103, which of the following statement about efflorescence on brick is correct? फॉल्स नहीं लिखा, करेक्ट लिखा। ई फ्लोरेंसेस के अच्छा ऑप्शंस नहीं दिख रहे। इट इंडिकेट गुड क्वालिटी ब्रिक्स, इट इंडिकेट गुड क्वालिटी ब्रिक्स, नहीं, ये गलत है।
इट इज ए हार्मलेस वाइट डिपॉजिट फॉर्म ड्यू टू द सॉलेबल साल्ट। एक ऑप्शन ये है, इट वीकनेस द ब्रिक एंड कैन बी डैमेज सराउंडिंग मटेरियल, इट कैन बी इजिली रिमूव्ड विथ वाटर। तो देखो यहां पे पूछा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज अबाउट ई फ्लोरेंसेस ऑन द ब्रिक इज करेक्ट। जल्दी बताइए। ई फ्लोरेंसेस होता क्या है? पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, पूरा का पूरा क्लियर है आपको, विजिबिलिटी अच्छे से पढ़िए कि ई फ्लोरेंसेस इज ए साइन ऑफ वाटर सॉल्युबल साल्ट विद इन द ब्रिक। Efflorescence is a sign of water soluble salt within the brick. This salt can weaken the brick and damage plaster or paint on surrounding surface. ठीक है, on surrounding surface। तो ये तो ठीक है, ये भी चीज सही है कि इट इज अ हार्मलेस वाइट डिपॉजिट फॉर्म ड्यू टू द सॉल्युबल साल्ट, तो सॉल्युबल साल्ट के कारण ठीक है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट डैमेज जो करता है ना, बेस्ट सुटेबल आंसर में, इट्स वीकन द ब्रिक एंड कैन डैमेज द सराउंडिंग मटेरियल। सराउंडिंग मटेरियल में क्या हो जाएगा, उसका प्लास्टर को डैमेज करेगा, पेंट होता है पेंट को डैमेज करेगा। तो ऐसा नहीं है कि जो डैम प्रूफ होता है तो सिर्फ इसके कारण भी होता है, इफ्लोरेंसेस के कारण भी होता है, तो पेंट को डैमेज कर देगा आपको और प्लास्टर को डैमेज कर देगा। ठीक है, जो भी सराउंडिंग सरफेस पे रहेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्रूविंग ऑन ए ब्रिक? व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्रूविंग? ग्रूविंग क्या होता है? टू इंप्रूव द एस्थेटिक अपीयरेंस, टू इनहैंस द बॉन्ड बिटवीन द ब्रिक एंड मोटार। जल्दी से, तो कोई एस्थेटिक अपीयरेंस और कोई ब्रांडिंग के लिए नहीं होता है, उसका कोई ब्रांडिंग तो होता है लेकिन उसका कोई एक लॉजिक होता है। तो पहला काट दो, टू इनहैंस द बॉन्ड बिटवीन ब्रिक एंड मोटर, यस दैट इज द करेक्ट आंसर। टू रिड्यूस द वेट ऐसा कुछ नहीं है, टू अलाउ द सरफेस, ये भी नहीं है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इसका सही आंसर है। दोनों के बॉन्ड बनाने के लिए जो मोटार होता है ना और ब्रिक होता है, उन दोनों के बीच में मोटार बनाने के लिए ऐसे होता है ना, ब्रिक में देखा होगा आपने, यहाँ पे बना होता है, एक ब्रांड नेम बना होता है। तो ये जो होता है ना, तो इसको ग्रूविंग की बात करते हैं, यही ग्रूविंग की बात कर रहे हैं। तो ये क्यों बना होता है? तो इसके लिए बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करते हैं, कि इनहांस द बॉन्ड, या मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, दोनों को बॉन्ड में स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ए कॉमन ब्रिक इन इंडिया? व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ए कॉमन ब्रिक इन इंडिया? ये बहुत ही सिंपल है, इस पे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कभी कभी कि स्टैंडर्ड साइज क्या कहलाता है। तो स्टैंडर्ड साइज इन इंडिया की बात करते हैं तो दैट इज द 190 इंटू 90 इंटू 90। ठीक है, 190 इंटू 90 इंटू 90, ये स्टैंडर्ड साइज है। कभी कभी क्वेश्चन न्यूमेरिकल में पूछ लेता है आपसे कि नंबर ऑफ ब्रिक कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ ब्रिक कैलकुलेट करो, और ये बोल देता है कि आपको स्टैंडर्ड साइज के अकॉर्डिंग ब्रिक बताना है। जैसे कि मान लिया कि आपको वॉल का लेंथ दे दिया, हाइट दे दिया और थिकनेस दे दिया, तो ये तीनों आपको पता है। अब बोल दिया कि भाई इसमें नंबर ऑफ ब्रिक बता दो कितना लगेगा। ऑप्शन में एक टेंटेटिव ऑप्शंस दे देते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर कभी क्या होता है ना कि जो वेस्टेज और डैमेजेस होता है, वेस्टेज को भी कैलकुलेट नहीं करता है या करता है, तो उस हिसाब से देख लेते हैं कि क्या करना होता है। तो ये सारी चीजें, तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट इससे बनता है, तो ये चीज याद रखिएगा, 190 इंटू 90 इंटू 90 रहता है। burnt clay brick are classified as what? Burnt clay brick are classified as what? Natural stone, artificial stone, clay products, composite material। बताइए जल्दी से। देखो, नेचुरल स्टोन होता नहीं, आर्टिफिशियल स्टोन होता नहीं है, क्ले प्रोडक्ट होता है, क्योंकि ब्रिक किससे बनता है? क्ले से ही तो बनता है। कंपोजिट मटेरियल, देखो हम बर्न क्ले ब्रिक की बात कर रहे हैं, कंपोजिट मटेरियल का बनता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता है, लेकिन हम बर्न क्ले ब्रिक की अगर हम बात करें तो ये हमारा कंपोजिट मटेरियल भी नहीं होगा। नेचुरल स्टोन से भी ब्रिक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नेचुरल स्टोन्स ब्रिक कहलाता है, उसको भी हम शेप में काट के ब्रिक की तरह यूज करते हैं, तो स्टोन्स का होता है। ठीक है, तो उसको छोड़ दो भैया, मतलब वो अलग टॉपिक हम कवर करेंगे इसको। तो ये क्ले प्रोडक्ट्स होते हैं। द एल्यूमिना कंटेंट इन गुड ब्रिक अर्थ शुड बी अराउंड व्हाट? पहला क्वेश्चन पे मैंने सारे के सारे बताए थे, तो इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे
कि 107 का ऑप्शन क्या है, ए बी सी डी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क में ये आपके लिए क्वेश्चन है कि आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि कितना होता है ए बी सी डी, या 5 से 10%, 20 से 30%, 30 से 40%, 50 से 60 से 70% एल्यूमिना कंटेंट, ठीक है। नेक्स्ट, ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में बता रखा हूं मैं, एक्सेस ऑफ विच ऑक्साइड मेड ब्रिक्स डार्क ब्लू और ब्लैकिश। देखो मैंने पहले ही बता दिया तो आंसर मैंने, सिलिका नो, एल्यूमिना नो, आयरन ऑक्साइड यस, लाइम नो। एक्सेस ऑफ ऑक्साइड, बीच में एक डार्क ब्राउन कलर भी था, ब्लैकिश कलर, ये सारी चीजें आ जाते हैं इसी से, मतलब एडिशनल जब हमारा होता है ना, तो आयरन ऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a good quality brick should have a water absorption of less than 5%, 10%, 15%, class 1 brick less than 20% और class 2 brick 22%। क्या हो जाएगा बताइए। देखो वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो वाटर एब्जॉर्प्शन में आपको क्लास 1 ब्रिक और क्लास 2 ब्रिक दोनों का दोनों दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर जो इसका है वो आपका डी है, क्लास 1 एंड क्लास 2 के अकॉर्डिंग डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट गुड क्वालिटी ब्रिक्स। यहां पे पूछा आपसे करेक्ट स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं पूछा, क्योंकि बार बार यही होता है, कभी फॉल्स स्टेटमेंट पूछ लेता है या नॉट लगा देता है, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो दे शुड हैव क्रैक एंड अनइवन सरफेस, दे शुड हैव क्रैक एंड अनइवन सरफेस, तो क्या ये अच्छे क्वालिटी का ब्रिक का निशानी है? नहीं, अच्छा दिख नहीं रहा, ये काट दो। नेक्स्ट, दे शुड प्रोड्यूस ए डल साउंड व्हेन स्टक, अभी तो थोड़ा देर पहले बताया था कि उसमें रिंगिंग साउंड होना चाहिए, तो ये भी गलत है। दे शुड हैव ए फ्लेकी टेक्सचर व्हेन ब्रोकन, दे शुड हैव ए फ्लेकी टेक्सचर व्हेन ब्रोकन, तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम आगे वो पढ़ेंगे, मैसनरी पढ़ेंगे, ब्रिक मैसनरी, तो फ्लेकी टेक्सचर में टूट जाएगा तो सब तो बर्बाद हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। दे शुड हैव ए यूनिफॉर्म ब्राइट एंड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, यस करेक्ट है, तो दी इज द करेक्ट आंसर, डी जो है इसका सही आंसर है कि दे शुड हैव ए यूनिफॉर्म ब्राइट एंड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। आज के लिए हमने कितना कर लिया, 120, 110 तक कर लिया। 111 से लेके 111 से नेक्स्ट जो रहेगा हमारा, वो हमारा पार्ट 7 में है, ठीक है। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल का पार्ट 7 हम फिर से ब्रिक्स टॉपिक ही कवर करेंगे, और जिन लोगों को कहीं पे कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, यू कैन कॉन्टैक्ट विथ 7781913939। अभी करेंटली जो कोर्स रन कर रहा है वो बीपीएससी पेपर नंबर 4 के लिए चल रहा है। पेपर नंबर 4 इज द जनरल इंजीनियरिंग साइंस। जनरल इंजीनियरिंग साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट पेपर फॉर ITI वाइस प्रिंसिपल as well as सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन बीपीएससी AE पेपर नंबर 4, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, और उन सबके क्लास अभी चल रहे हैं, लाइव क्लास भी है, रिकॉर्डेड सेशन भी है, 60 to 70% ऑलमोस्ट रिकॉर्डेड सेशन कवर्ड है। तो आप जाके जिन लोगों को प्रिपरेशन करना है वो जाके वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। दिस इज ऑल। कोई डाउट है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग द वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, क्विजेज, टेस्ट सीरीज, ये सारे चीज अवेलेबल है, राइट। सो चलिए आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन, अगले क्लास में मिलते हैं।